हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाबा चैनल पर। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे। जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसकी आधुनिक भारत का इतिहास, इसके लेखक राजीव आहिर हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय का जो शीर्षक है वो है स्रोत एवं उपागम। लेखक समझाना चाहता है कि आधुनिक भारत इतिहास के क्या क्या स्रोत थे और उनके क्या प्रमुख उपागम थे। उपागम का मतलब समझते होंगे आप, अप्रोचेस। साथ ही ये भी समझिए कि लेखक ऐसा क्यों चाहता है कि आप स्रोत पढ़े आधुनिक भारत इतिहास के। लेखक समझाना चाहता है कि आप जब किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हो तो वो चीज़ आप कैसे अध्ययन कर रहे हो, उनका स्रोत कहाँ से आया है। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है लेखक इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेखक कहना चाहता है कि भारतीय इतिहास लेखन ने भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ न केवल उपागम, उपचार और तकनीकी में लेखक कहना चाह रहा है कि भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ न केवल उपागम, उपचार और तकनीकी में अपितु ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी प्रबल परिवर्तन को अनुभव किया है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आप अगर समझेंगे तो क्या आपके माइंड में जल्दी ही असर करेगा, आप जल्दी समझ जाएंगे। इस तरह जैसे आप कोई भी बुक खरीद लेते हो, सीधे डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता, आप किनारे रख देते हैं। कई लोग हो तो ज़बरदस्ती रटने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ आप रटोगे, कब तक रटोगे? एक दिन, 2 दिन, याद कब तक रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, इसके बाद आपको भूल जाएगा। लेकिन आप समझोगे तो क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप दूसरे को भी समझा सकते हो, और उसको अपने ही वर्ड में समझा सकते हो। समझ लीजिए, मान लीजिए कोई मूवी आपने देखी। अगर आप कोई मूवी 20 से देखते हो या शुरुआत में देखते हो, उसको पूरी नहीं देख पाते, आपको समझ में नहीं आती, तो उस मूवी में आपका इंटरेस्ट ही नहीं लगता। लेकिन आप अगर उस पूरी मूवी को देखते हो तो आपको समझ में आती है, और उस मूवी के बारे में जब कभी भी पूछा जाता है आप तुरंत बता देते हो। तो वैसे ही आप क्या अध्ययन में करो, एक एक बात को अच्छे से समझो। अगर आप समझोगे, समझ में आएगा तो आपका इंटरेस्ट लगेगा तो आप दूसरे को भी समझा सकते हो और आपको हमेशा याद माइंड में रहेगा। चलिए, तो लेखक कह रहा है यूरोपियों के आगमन के साथ न केवल उपागम, उपचार और तकनीकी में अपितु ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी प्रबल परिवर्तन को अनुभव किया गया है। शायद कोई भी अन्य कालावधि या देश 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता पर भारत जैसी गर्वोक्ति नहीं कर सका। समझ रहे हैं आप? लेखक कहना चाहता है कि कोई भी देश 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता पर, जो ऐतिहासिक सामग्री की जो प्रचुरता थी, किसी भी देश के पास इतनी ऐतिहासिक सामग्री नहीं थी। मतलब अपने पूर्व की इतिहास की जितनी भारत के पास थी, ये समझाने की कोशिश कर रहा है लेखक। आधुनिक भारत, फिर समझाया उसने, आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तर पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। अब जैसे आप सरकारी अभिलेख समझते हैं तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितना पुराना है? ये तो आप देखिए, दो चीज़ों से पता चल लगा सकते हैं। या तो उसमें कोई डेट लगी, हर सरकारी अभिलेख में डेट लिखी रहती कि ये इतना पुराना। दूसरा उसमें जो सील लगी रहती है तो कई सीलों में भी डेट लिखी होती है, तो उससे आप समझ सकते हैं कितना पुराना है। तो ये जो सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है, लेखक ने बताया है। चलिए पढ़ते हैं राजकीय अभिलेख। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 की कालावधि के दौरान व्यापार दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया है। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। समझिएगा, कह रहा है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर, ब्रिटेन यूरोपीय देश है, तो यूरोप और भारत कहाँ है? एशिया में। तो यूरोप और एशिया के मध्य जो दूरी है वो काफ़ी दूरी है।
हैं। तो वही वो बोल रहा है कि हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र में, ये जो एशिया के क्षेत्र में, अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी। देखिए, जब भी आप किसी कहीं आप अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, कोई भी साम्राज्य, जैसे अभी शासन ही चल रहा है, तो एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता होती है, जिनमें नियम होते हैं कि ये होना है इस तरह। तो प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। पहले तो डिजिटल था ही नहीं, ये भी जानते होंगे। तो पूरी तरह कागजों पे था। ये शुरुआती अपना संविधान लिखा गया जब 1949 में 26 दिसंबर 1949 को लिखा गया था। तो 26 दिसंबर 1949 को जो अपना संविधान लिखा, तो पूरी तरह कागज पर था। इसी तरह जो इनके प्रशासन की वो थी व्यवस्था, पूरी तरह कागजों पर थी। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी। जो प्रत्येक नीति होती थी, आजकल तो ज़्यादा मतलब 50% कंप्यूटराइज हो गया है, सब चीज़ ऑनलाइन होती है, अब पेपर वगैरह भी ऑनलाइन हो गए। लेकिन जो उस समय थे, वो प्रत्येक नीति, उनने जो भी नीतियाँ लिखी थी वो लिखित में थी। और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों एवं अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कल्पनातीत मात्रा में, कल्पनातीत समझते होंगे, कल्पना के विपरीत, कल्पनातीत, कल्पना के विपरीत मतलब जितनी कल्पना नहीं की जा सकती उससे ज़्यादा कल्पनातीत मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री में वृद्धि हुई। आप मतलब कल्पना, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि इतनी ज़्यादा ऐतिहासिक सामग्री हो जाएगी, उससे भी कई गुना ज़्यादा ऐतिहासिक सामग्री में वृद्धि हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजकीय अभिलेख निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबद्ध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। ये बता रहे हैं कि राजकीय अभिलेख थे जो, उन निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबद्ध अभिलेखों के अतिरिक्त भी जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी थी क्राउन, ये क्राउन के समय की बात कर रहे हैं कि जब ब्रिटिश महारानी क्राउन थी ने प्रशासन, मतलब जो भारत का प्रशासन था, संभाला, तो इसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक मुख्य घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान के समेत निर्णय की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप कि जैसे अब उन्होंने अपनी नीतियों को लिखा, अपने उसमें कागजों में प्रशासन को लिखा कि प्रशासन किस तरह करना है, तो उन्होंने बहुत ही संभाल के रखा। और जब संभाल के रखा तो आज जो इतिहासकार है उनके हाथों वो लग रहे हैं, तो वो समझ पा रहे हैं कि किस तरह का प्रशासन कर रहे थे ब्रिटिश लोग। तो वही समझाया गया है। ठीक, और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान समेत निर्णय की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। ये अनुगमन मतलब समझ रहे होंगे आप। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनियां, जैसे पुर्तगाल थी, डच थी एवं फ्रांसीसी, ये जानते होंगे आप, पुर्तगाली सबसे पहले आई थी। पुर्तगाल 1498 में एक वास्को डी गामा पुर्तगाल भारत आया था। के अभिलेख भी 17वीं और 18वीं शताब्दी के इतिहास सृजन हेतु उपयोगी हैं। इतिहास के लिखने के हेतु उपयोगी उन्होंने बताया। प्राथमिक तौर पर ये ऐतिहासिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये आपने समझा। ठीक है, राजकीय अभिलेख के बारे में। अब समझते हैं कि इसके अन्य स्रोत क्या थे। अन्य स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। तो कई सारे समकालीन और अंशतः समकालीन, जैसे वृत्तांत, जीवन साहित्य एवं यात्रा वृत्तांत भी हैं। यात्रा वृत्तांत आप समझते हैं, कई अगर जैसे कोई कहीं की भी यात्रा करता है, आपने यात्रियों के बारे में सुना होगा, जो चीनी यात्री थे, विदेशी यात्री थे, तो ये यहाँ की यात्रा करते थे, तो यहाँ के बारे में भी लिखते थे, अपनी यात्रा का पूरा वर्णन। समझ लीजिए आप मतलब कहीं घूमने जाते हैं, मनाली आप समथिंग घूमने गए, तो मनाली के बारे में आप जो भी लिखेंगे, आपकी यात्रा जब से प्रारंभ होती है और यात्रा खत्म होने तक, तो ये यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो वही उनके यात्रा वृत्तांत भी हैं, जिन्होंने हमें, यही लेखक बताने की समझा है, जिन्होंने हमें 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों के पूर्वार्ध के इतिहास की रोचक एवं उपयोगी झलकी प्रदान की है। झलकी समझ कर जो झलक रहती है,
झलकी प्रदान की। यद्यपि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का मतलब समझते हैं आप? उत्तरार्ध का मतलब होता है जैसे 18वीं शताब्दी है तो 18वीं शताब्दी प्रारंभ कहाँ से होगी? 1701 से, और चलेगी कब तक? 1799 तक। तो जो उत्तरार्ध कहलाता है, अगर लेखक बोल रहा है 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, तो बात कर रहा है मतलब 1760 के बाद, 1750 1760 के बाद। अगर लेखक बात कर रहा है पूर्वार्ध, तो पूर्वार्ध का मतलब होता है 1750 40 के पहले। ठीक है, समझ में आया? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज की समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं ने। तथापि उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर बेहद मूल्यवान सूचना प्रदान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोतों में मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य और पेंटिंग शामिल है। पेंटिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही, सॉरी, पेंटिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। उन पेंटिंग्स को देख के इतिहासकारों ने समझा कि ये पेंटिंग्स क्या दर्शाना चाहती है। जैसे कई ब्रिटिशर्स ने, गवर्नर ने अपनी पेंटिंग से हिंदुओं के सामने हिंदुओं को गरीब दिखाया और खुद को बहुत ही ठाट बाट से दिखाया। तो वही पेंटिंग और जो सृजनात्मक साहित्य था उसके माध्यम से भी इतिहासकारों वो भी एक स्रोत शामिल हुए इतिहासकारों के सामने, ये समझाने की कोशिश कर रहा है लेखक। यद्यपि मौखिक स्रोतों की अपनी सीमा होती है, वे अन्य ऐतिहासिक सामग्री के पुष्टिकरण में तथा घटनाओं, व्यक्तियों एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझने में हमारी मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य विशेष रूप से स्वदेशी साहित्य के रूप में के नए रूप जैसे उपन्यास, लघु कहानियाँ, या आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि उपन्यास की शुरुआत कहाँ हो गई, कहानियों की शुरुआत कहाँ हो गई। तो वही जो कहानियाँ भी लिखी जाती रही, तो वो क्या लोग अपने ही जीवन के बारे में कि क्या चल रहा है, ये उपन्यास उनके बारे में लिख देते थे। कहानियाँ कई राजाओं के बारे में लिखी गई। तो वैसे ही तो ये भी एक स्रोत के रूप में काम करते हैं, आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत के रूप में। तो जैसे उपन्यास, लघु कहानियाँ एवं कविताओं जिनका विकास पश्चिम के प्रभाव में हुआ, ने समकालीन मतलब उस समय की, समकालीन का मतलब समझते होंगे, सम यानी उस समय, कालीन मतलब उसी के काल की, काल का मतलब होता है समय। तो समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं का विविध प्रतिबिंब प्रदान किया। जो समकालीन सामाजिक वास्तविकताएं थी उनका विविध प्रतिबिंब समझते होंगे, एक इमेज 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 प्रदान किया। चित्रकारी में नए पैटर्न जो औपनिवेशिक काल के दौरान दिखाई दिया ने चित्रकारी ने, ये चित्रकारी ने जो ये बता रहा है, चित्रकारी ने मतलब चित्रकारी में नए पैटर्न जो औपनिवेशिक काल के दौरान दिखाई दिया ने उस समय के जीवन को समझने में मदद की। मतलब जो औपनिवेशिक काल में जो चित्रकारी में नए पैटर्न आए उसने उस समय के जीवन को समझने में मदद की। इस प्रकार इन स्रोतों में ऐतिहासिक अभिलेख एवं गैर अभिलेखबद्ध स्रोत शामिल हैं। चलिए अब समझते हैं पुरालेखी सामग्री। अन्य स्रोत तो अपन ने समझ लिए है कि अन्य स्रोत क्या क्या थे। अब पुरालेखी सामग्री के बारे में समझते हैं। पुरालेखी सामग्री कैसे एक इतिहास लेखन में स्रोत के रूप में रही। तो इतिहास के अन्य भागों की भांति आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में भी पुरालेखी सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। पुरालेखी सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है। समझना है कि पुरालेखी सामग्री क्या है। पुरालेखी सामग्री ऐसे दस्तावेज होते हैं कि कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है। पूरा मतलब जैसे अगर कोई संस्था है तो उस संस्था के अंतर्गत क्या कैसा है, कैसा काम चल रहा है, किसका क्या कितना वेतन, ये सब तो ये पुरालेखी सामग्री के अंतर्गत आता है। तो यही समझाने की कोशिश, और जिन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जा सकता है कि इसके ये अधिकार रहे, ये व्यक्ति ये काम करते रहे, तो उनके तौर पर ये सुरक्षित रखा जाता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? व्यापक तौर पर आधुनिक काल के राजकीय अभिलेख जो रहे, तो राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां। पहला, केंद्र सरकार के पुरालेख, जो केंद्र सरकार रही उसके पुराने जो लेख रहे अभिलेख, वो पुरालेख।
दूसरा राज्य सरकार के पुरालेख। तीसरा मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख। मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ, मध्यवर्ती मतलब समझ जो बीच के रहते हैं, अधीनस्थ मतलब जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, आश्रित प्राधिकरणों, प्राधिकरण समझते होंगे अथॉरिटीज, तो प्राधिकरणों के अभिलेख और न्यायिक अभिलेख। तो ये बताया उसने चार, व्यापक तौर पर चार, केंद्र सरकार के पुरालेख, राज्य सरकार के पुरालेख, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख और चौथा न्यायिक अभिलेख। इनके अतिरिक्त निजी अभिलेख एवं विदेशों में भी उपलब्ध अभिलेख स्रोत भी हैं। जो विदेशों में, जैसे विदेशों में भी न्यूज़पेपर में भारत के बारे में कभी छापा जाता रहा कि लंदन के न्यूज़ में जैसे छापा जाता कि भारत में ऐसा ऐसा हुआ, भारत में ब्रिटिश कंपनी इतनी आगे बढ़ गई, ये सब। तो ये इसलिए कहा गया विदेशों में भी उपलब्ध अभिलेख स्रोत हैं। और निजी अभिलेख का मतलब है जो निजी तौर पर लिखता रहा, लोग अपनी जीवनी कहानियाँ लिखते रहे निजी तौर पर, तो ये निजी अभिलेख। ब्रिटिश समय के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। तो ये लेखक समझ रहे हैं कि ये लेखक क्यों आधुनिक भारत के इतिहास में स्रोतों को क्यों पढ़ा रहा है। स्रोत एक ऐसी वस्तु होती है, एक चीज ऐसी चीज़ होती है कि आप देखिए, आप जैसे अभी किताबों से पढ़ रहे हैं तो किताबों में भी कैसे लिखा गया, कहीं ना कहीं से स्रोत से। तो स्रोत के बारे में समझा रहा है कि अगर आप किताबों से संपर्क नहीं तो आप स्रोतों से संपर्क कीजिए, आप स्रोत ढूंढिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के पुरालेख, ये पहला उनका था। तो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेजता है मतलब रखे हुए वहाँ पर हैं। जो अभिलेखागार है, एक अभिलेखागार लाइब्रेरी है, तो पुरालेखों को सहेजता है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम से संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के उदय और कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत शोध सामग्री प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास, जैसे लोक सेवाओं का गठन। 1857 के बाद जो तो भारत में ब्रिटिशर ने प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास किया कि लोक सेवा समझते हैं जैसे किसी जिले का कलेक्टर, पटवारी, ये सब लोक सेवा। तो लोक सेवाओं का गठन उनने किया, जो तहसीलदार होते तो लोक सेवाओं का गठन किया। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, स्थानीय स्वशासन की एक विशेष क्षेत्र में भी प्रशासन हो, केवल केंद्रीय प्रशासन नहीं हो, तो स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम्स रेनल की 1767 में प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इनके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। सर्वेयर समझते हैं, जो एक सर्वेक्षण करता है। तो ये जेम्स नेरल ये थे प्रथम ब्रिटिश सर्वेक्षक थे, बोले 1767 में इन्होंने बंगाल का सर्वे किया। तो इनकी नियुक्ति से भारत के अनजान क्षेत्र थे और इनकी सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। उन्होंने मानचित्र बनाना चाहे, एक मैप बनाया कि ये क्षेत्र इस मैप में आता है, ये क्षेत्र इस मैप में आता है, तो ये शुरू किया है इनने। तो भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयर के जनरल एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की है। तो ये आपने समझा। ये देखिए, मैं समझाता क्यों कि आप समझ जाएंगे, आप समझेंगे। अगर इस तरह आप पढ़ेंगे तो क्या आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर डायरेक्टली आप कोई भी पर्सन अगर सीधे डायरेक्टली बुक से कनेक्ट होता है तो उतना समझ नहीं पाता है और क्या साइड कर देता है, छोड़ो हटाओ मैं यार कुछ और करे, तो इसलिए समझ नहीं पाता। इसलिए मैं समझा रहा हूँ पूरा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोक न्यायिक एवं विधायी विभागों की कार्यवाहियों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1720-1737 के दौरान संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी हैं। चलिए अब पढ़ते हैं राज्य सरकारों के पुरालेख। अभी हमने पढ़ा था केंद्र सरकारों के पुरालेख, अब पढ़ेंगे हम राज्य सरकारों के पुरालेख। तो राज्य के अभिलेखागारों का मतलब एक तरह से लाइब्रेरी, जहाँ पर पूरे दस्तावेज रखे रहते हैं। तो राज्य के अभिलेखागारों में अभिलेखों में भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, भूतपूर्व राज्य जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, और ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबंधित स्रोत सामग्री मिलती है। इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया, इसलिए कहा गया कि ये राज्य पुरालेख है। जो राजकीय पुरालेख भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब चलते हैं न्यायिक अभिलेख। न्यायिक अभिलेख में क्या बताया गया? न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। ये नोट कर लीजिए आप अगर नोट करना चाहते हैं तो। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ था आपको पता है? ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था मद्रास में। अंग्रेज़ों का एक किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसमें जो पुरालेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। अब यह मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम में मेयर फोर्ट के प्लासी पूर्व 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके पूर्व बता रहा है। अब अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1753-1773 के वर्षों के अभिलेख, 1774 से 1761 के वर्षों के अभिलेख, बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय सहित कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध हैं, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान की दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसियों के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। 3 प्रेसिडेंसियाँ जानते हैं आप? ब्रिटिश भारत के समय जो ब्रिटिश की 3 प्रशासनिक प्रेसिडेंसियाँ थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बम्बई प्रेसिडेंसी और एक बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक, तो उसी के बारे में बताया गया है कि सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें। दीवानी और फौजदारी में आप समझते हैं अंतर? फौजदारी का मतलब होता है जैसे फौजदारी जो कानून लगता है, ये लड़ाई झगड़ा, ये चोरी, हत्या, ये फौजदारी कानून के अंदर आता है। और जो दीवानी कानून रहता है वो आता है दीवानी मामलों में, जो ज़मीन जायदाद के मामले आ जाते हैं या किसी भी जैसे संवैधानिक अधिकारों का जो वो होता है विरोध, ये सब दीवानी कानूनों में आता है। तो सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे, जैसा कि मैंने बताया था कि 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों में सुरक्षित रखा गया है। अब आते हैं प्रकाशित अभिलेख। प्रकाशित अभिलेख सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना स्रोत हैं। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखी प्रशासन होते हैं, जिसमें क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार, क्राउन जानते हैं आप, ये महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी उस समय की। तो क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों से विपुल उद्धरण शामिल है। 1801-1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची उपलब्ध है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा जारी अभिलेख प्रकाशन आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की कार्रवाइयाँ, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और
समय समय पर जारी विधियां एवं विनियमों का संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री है। समझ रहे हैं आप कि जो प्रकाशित होती रही विधियां समय समय पर, तो एक ऐतिहासिक शोध के लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री है। अब आता है ये निजी पुरालेख। निजी पुरालेख में क्या है, तो निजी अभिलेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों से संबद्ध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं जिन्होंने जिन्होंने आधुनिक भारत व्यवसाय एवं औद्योगिक नियमों तथा राजनीतिक सामाजिक धार्मिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं समाजों एवं संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि निजी अभिलेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों से संबद्ध, निजी अभिलेख जो है, निजी अभिलेखों में व्यक्तियों और परिवारों से संबद्ध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत आधुनिक भारत के व्यवसाय एवं औद्योगिक नियमों, जो औद्योगिक के नियम थे कि कितना कर कितना उद्योग, तथा राजनीतिक आप समझते होंगे, राजनीतिक सामाजिक धार्मिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं समाजों एवं संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन से समृद्ध सामग्री विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों के पुरालेख में उपलब्ध हैं। बैंकों, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप समझते होंगे, वाणिज्यिक स्थान, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में बेहद उपयोगी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नेताओं के पत्र, जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे उनके प्रसिद्ध नेताओं के पत्र तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री। विदेशी संग्रहालयों ने आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संग्रहालय में भारतीय महत्व की पुरालेखी एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। ये उदाहरण के माध्यम से समझाया कि यूरोपियन संग्रहालय, ये यूरोपीय कंट्री है, उसके संग्रहालय मतलब उसकी लाइब्रेरी में भारतीय महत्व की, जो जिसका भारत में महत्व है, भारतीय महत्व की पुरालेखी एवं पांडुलिपि का अर्थ समझते हैं आप, जो ऐसी बुक्स या किताबें जिन्हें हाथों से लिख के बनाया गया हो, हाथों से लिख के, तो पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स कॉमनवेल्थ रिलायंस ऑफ लंदन, इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड में कई सारे महत्वपूर्ण पुरालेखी समूह हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। ब्रिटेन में कई पुरालेखी एवं पांडुलिपि संग्रहालय, विशेष रूप से लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज्य सचिवों एवं अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह, जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बामुश्किल ही आकलित किया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं, जिनके पुरालेख अपना देश भारत में शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध सूचना लिए हुए है। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशनल पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड वॉर के पुरालेख समृद्ध स्रोत हैं और अत्यधिक उपयोगी हैं। रिक्सर चीफ हैग में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़ी मात्रा में अभिलेख भारत में डचों के बृहद इतिहासकारों को लिखने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह इसने काफ़ी कुछ समझाया है। तो ये अब मैं क्या एक एक लाइन पढ़ूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी भी हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ये उन्हें जितने भी ब्रिटिश में जो अभिलेखागार थे उनके बारे में बताया कि यहाँ जो भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास था उससे संबद्ध स्रोत यहाँ पर हैं। तो यही समझाया गया इसमें। तो ये आप अगर वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता ही दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बताया उन्होंने, जीवनी साहित्य संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत के बारे में।
कि जीवनी, साहित्य, संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत किस प्रकार से एक आधुनिक भारत इतिहास के लिए स्रोत का काम करते हैं। तो वही है ये। तो जीवनी, साहित्य, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन, मतलब उस समय के, समकालीन का मतलब समझते होंगे, उस समय के जीवनी, उसी समय की साहित्य, उसी समय के ये संस्मरण, यात्रा वृत्तांत या अर्ध समकालीन दस्तावेज एवं प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलक प्रदान करते हैं। अब ये व्यक्तिगत अभिलेखों का क्या महत्व था, वो यहाँ पे बताया गया कि कई यात्री, व्यापारी, मिशनरीज एवं सिविल सर्वेंट्स जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए ने देश में विभिन्न हिस्सों पर अपने अनुभव एवं प्रभावों की छाप छोड़ी। इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया। इन लेखकों ने समूह में सर्वप्रथम मिशनरीज, जो मिशनरीज समझते हो, जो ईसाई धर्म के प्रचारक होते हैं, प्रचारक आते हैं, जिन्होंने स्थानीय निवासियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भारत में अधिक मिशनरीज भेजने के लिए तथा अपने संबद्ध समाजों को प्रोत्साहित करने हेतु लेखन किया। कुछ सिविल सर्वेंट्स ने भी इस सुसमाचार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। उदाहरण सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की। इन्हीं दोनों ने ईसाई धर्म प्रचारकों एवं उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। पुरजोर मतलब पूरी तरह समर्थन किया। ये यात्रा वृत्तांत के बारे में भी बताया गया कि यात्रा वृत्तांत किसमें, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। इस तरह में क्या वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगा, काहे कि ये काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं ये स्पेक्ट्रम हिस्ट्री में, और काफ़ी विस्तार पूर्वक इसमें समझाया गया है। तो इसमें क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ कर्मचारियों की यात्रा वृत्तांत भी बेहद महत्वपूर्ण है। जॉर्ज फोस्टर की यात्रा वृत्तांत, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, कश्मीर की यात्रा की। जॉर्ज फोस्टर एक यात्री थे जिन्होंने भारत में 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए। जब ये इंग्लैंड वापस गए होंगे तो इन्हें अपनी यात्रा वृत्तांतों को वहाँ वो प्रकाशित किया होगा, ने उत्तरी भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। ठीक है। फिर इसके बाद ये बेंजामिन हेन थे। इसी तरह कई सारे जो थे कई सारे जो यात्री थे, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के जरिए भारत को दर्शाया कि भारत की क्या है सामाजिक राजनीतिक स्थिति, क्या है, किस प्रकार की संस्कृति है। तो वो भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं। फिर आगे चलते हैं तो ये समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था कि समाचार पत्रों में क्या उस समय की खबरें होती हैं। कि समाचार पत्र जनरली अगर हमसे पूछा जाए कि अगर कल क्या हुआ था तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो क्या करोगे, तो सबसे पहले कोई भी आंसर देगा तो बोलेगा न्यूज़पेपर में कल की पूरी घटनाएं, विस्तृत घटनाएं दी रहती है। तो ये समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में मतलब तेज़ी से विकसित हुए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम किया। इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं बताऊँगा कि कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। भारत में जेम्स ऑगस्टस हिके ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तत्पश्चात द कलकत्ता गजट, द बंगाल जर्नल, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता अम्यूजमेंट, द कलकत्ता क्रॉनिकल, द मद्रास कुरियर और द बॉम्बे हेराल्ड जैसे कई प्रकाशन प्रकट हुए। ये आपने कभी सोचा है कि ये कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन्हीं तीनों देशों में इनने क्यों प्रेसिडेंसी स्थापित की, और ज़्यादातर जो घटनाएं हुई इन्हीं तीनों देशों में, इन्हीं तीनों राज्यों में। ये तीनों राज्य भारत में क्या तटीय स्थलों पर स्थित है। बम्बई भी पश्चिमी तट पर, मद्रास पूर्वी तट पर और ये बंगाल उत्तर पूर्वी पर, ये तीनों तटीय स्थल पर हैं। तो जो
यूरोपीय कंपनियाँ आई थी, जितनी भी यूरोपीय कंपनियाँ आई थी उन्होंने सर्वप्रथम तटीय राज्यों में ही अपने कारखाने बनाए और तटीय राज्यों से ही अपनी साम्राज्य की शुरुआत की। तो ये जितना भी जो उनका जो शुरुआती वो था प्रशासन वगैरह, वो तटीय राज्यों से ही हुआ। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र उनने के बारे में बताया गया यहाँ। प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति जो 1756 तक जारी रही ने देश में समाचार पत्रों के प्रकाश को प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र, प्रसिद्ध एवं निडर पत्रकारों के नेतृत्व भी सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादकत्व, मतलब जी सुब्रमण्यम एक संपादक थे, उनके संपादकत्व में द हिंदू और स्वदेश मित्रन बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में एक न्यूज़पेपर था स्वदेश मित्रन, और सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में संपादकत्व में एक न्यूज़पेपर था द हिंदू। ये और केसरी, महारट्टा सुंदरनाथ बनर्जी के तहत बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका। इस तरह यहाँ पे समाचार पत्रों के बारे में बताया कि ये समाचार इसके संपादकत्व में प्रकाशित हुए और जिन्होंने एक आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये विदेशी प्रकाशन, कुछ विदेशी प्रकाशन भी थे। यहाँ विदेशी प्रकाशन के बारे में बताया गया है कि कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ। उदाहरण के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। श्यामजी वर्मा थे, ये भी एक इंडियन ही थे। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन, जो भारतीय सामाजिक स्थिति था उसका प्रकाशन लंदन में किया। इसी प्रकार मैडम भीका जी कामा ने पेरिस में वंदे मातरम और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में तलवार प्रकाशित किया। इसी संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को ने गदर पार्टी के मुखपत्र के तौर पर प्रकाशित किया और मैकवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की। अब चलते देखते समाचार पत्रों का महत्व आपको समझते हैं कि समाचार पत्रों में संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो उनका क्या महत्व होता है समाचार महत्व का, वो आप भी जानते हो, लेकिन इस किताब में क्या दिया है वो समझने की कोशिश करते हैं। समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावनाओं एवं दृष्टिकोण को आकार प्रदान करते हैं। आप जैसे समाचार पत्र में किसी प्रकार की घटना को पढ़ेंगे तो आपकी भावनाओं और दृष्टिकोण को एक नया आकार मिलेगा, आप समझेंगे उसको। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक से इन अखबारों ने भारतीय औपनिवेशिक से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया है। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं को सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित एवं शामिल किया। हालांकि समाचार पत्रों को निष्पक्ष तौर पर नहीं देखा गया है, इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया जिनके अपने राजनीतिक विचार एवं वैश्विक मत थे। अब कुछ मौखिक प्रमाण भी हैं, मतलब लेखक ने कहा है कि कुछ मौखिक प्रमाण भी हैं जो आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत के रूप में काम कर रहे हैं। तो मौखिक ऐतिहासिक अलिखित स्रोतों की मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए व्यक्तित्व संस्मरण का एक प्रकार का मौखिक स्रोत है। मौखिक स्रोतों से ऐतिहासिक अपने विषय की सीमाओं को विस्तार कर सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहासकार के प्रति संसक्ति हैं, वे इसे नकारते हैं चूँकि मौखिक तथ्यों की में प्रामाणिकता एवं कालक्रम का अभाव होता है और वे अस्पष्ट हो सकते हैं। इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि वे इतिहासकारों की अन्य स्रोतों से जुटाई जानकारियों की पुष्टि करने में मदद करते हैं। देखिए समझिए, ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो जस्ट अ PDF है, मैं बुक से ही पढ़ लूँ। तो बुक से पढ़ने और सुनकर पढ़ने में एक अलग ही माइंड में चढ़ता है। अगर आप सुन के पढ़ो, एक मैंने लेसन पढ़ा था, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मतलब उसमें ऐसा बताया गया कि बोलने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा ज्ञान वो होता है। तो इसलिए मैं बोल कर पढ़ा रहा हूँ आप ताकि सुने
और आप सुनेंगे तो आप सोचोगे, माइंड में सोचोगे तो आपके माइंड में जल्दी उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा और आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं सृजनात्मक साहित्य। सृजनात्मक साहित्य में पढ़ेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम स्वयं को पश्चिम के प्रभावाधीन भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में विकसित नवीन साहित्यिक रूपों तक सीमित करेंगे। देसी भाषाओं में प्राचीन साहित्य पूरी तरह से पद रूप में है और यह साहित्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मौजूद था। अब आगे पढ़ेंगे नवीन साहित्य केंद्रों का विकास। ये नए नए तरह के जो छंद, गीतात्मक, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जो नाट्य शास्त्री, ये पश्चिमी मंचन, ये सब इन सब के विकास के बारे में बताया गया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये किसने क्या किया, ये सब इसी के बारे में, यहाँ कौन कौन सी भाषाएँ आई, ये सब जो आधुनिक भारत में हुआ वो सब के बारे में बताया गया है। अब स्रोत के रूप में यहाँ उपन्यास के बारे में बताया कि इंडो यूरोपियन संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास था, कि जो भारत और यूरोप का जो महत्वपूर्ण संपर्क का जो महत्वपूर्ण परिणाम हुआ, जो संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम था, वो उसको उपन्यास था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब समझते 1850 के बाद उस समय के प्रथम महत्वपूर्ण लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो 1838 से 1894 तक रहे। ठीक है, तो ये क्या थे, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या थे, बंगाली थे हैं। उनके उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक थे और इनमें से आनंद मठ बेहद लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ। आनंद मठ आपने पढ़ी होगा कि आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हीं ने अपनी पुस्तक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की है। ठीक है, ये आनंद मठ में ही लिखा उन्होंने। ठीक, इच्छाराम सूर्याराम देसाई मध्यकालीन गुजराती साहित्य इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे। उनका प्रथम उपन्यास हिंदी आने ब्रिटेन का राजनीतिक अधूसर वाले शुरुआती उपन्यासों में से एक था। इसी तरह फिर अन्य जो इतिहास के उपन्यासकार थे उनके बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। इनमें से महत्वपूर्ण उपन्यासकार जैसे प्रेमचंद को आप जानते होंगे। प्रेमचंद का नाम अगर आप हिंदी माध्यम से होंगे तो आपने सुना ही होगा। प्रेमचंद एक उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई थी प्रेमचंद को। इनकी जो गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा, गोदान, बूढ़ी काकी, ये सब आपने सुना ही होगा इनकी। ये फरेश्वरनाथ रेणु की मैला आंचल, ये काफ़ी अच्छे उपन्यास हैं। इनको आप पढ़ेंगे तो इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। फिर ये लघु कहानियाँ की लघु कहानियों की शुरुआत हुई, तो ये भी एक महत्वपूर्ण इतिहास लेखन में स्रोत के रूप में काम किए। फिर ये चित्रकला के थ्रू इतिहासकारों ने समझा कि ये चित्र क्या समझाना चाह रहा है। फिर स्रोत के रूप में चित्रकला। इसी तरह अब कंपनी चित्रकला का विकास की, जो पश्चिमी कंपनी थी उसने चित्रकला का विकास में किस तरह क्या किया, यही इसी में समझाया गया है। कि ये जैसे अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अन्य प्रभावशाली चित्रकारी केंद्र वाराणसी एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल एवं मद्रास, जहाँ 1798 से 1804 लॉर्ड क्लाइव रहे थे। ठीक है, ये अब इसके बाद ये 1857 के विद्रोह पर चित्रकारी। उस समय की चित्रकारी ऐसी थी कि मतलब जो जैसे ब्रिटिश कंपनियों ने भी काफ़ी चित्रकारी की, खुद को काफ़ी ठाट बाट से दिखाया, काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया। और जो गरीबों, इनको भारतीयों को काफ़ी गरीब और निर्लज्जता पूर्वक दिखाया गया। तो यही सब चित्रकारी से पता चलता है कि उनकी सोच क्या थी। इन्हीं की कालीघाट चित्रकला, यहाँ कालीघाट चित्रकला महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में थोड़ी पता है। कालीघाट चित्रकला जो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में विकसित हुई, ने न केवल पौराणिक चरित्रों एवं आकृतियों को उकेरा, अपितु अपने दैनंदिन जीवन में संलग्न आम लोगों को भी दर्शाया। साधारण जन के जीवन की तस्वीरों ने तत्कालीन कलकत्ता में सामाजिक परिवर्तनों को चित्रित किया। इन चित्रकलाओं ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणी की। फिर ये कला स्कूल है, तो कला स्कूल 1857 के थोड़े समय पश्चात बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खो गए। देखिए शुरुआत बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास क्यों?
क्योंकि ये जो कला स्कूल की जो शुरुआत की एक ब्रिटिश कंपनी ने ही खोली थी, इसीलिए जो उनने शुरुआती जहाँ पे उनका प्रशासन था उन्होंने वहीं पे ही खुलवाया। ठीक है, इनमें शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल एकेडमी पर आधारित था, क्योंकि इन्होंने ही इन सब की शुरुआत की। भारतीय विद्यार्थियों ने ऑयल रंगों को कैनवास पर, वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग करने जैसी नवीन कला सामग्री को समझा। ऑयल रंगों समझते हैं आप? ये आप ऑयल रंगों की चित्रकारी समझ सकते हैं। एक समय ऑयल के थ्रू क्या रंग जो कलर होते थे उनको ऑयल में घोल कर, और एक पॉलीथीन रहती रही जिसमें चित्र रहते थे, तो और उस पॉलीथीन के ऊपर अगर अपन फेरते रहे तो जो कलर होता था वो जो छोटे छोटे चित्र होते थे उसके थ्रू चित्रकारी बन जाया करती थी। ठीक है, अब कला पर राष्ट्रवाद का प्रभाव, कि राष्ट्रवाद का उस पर क्या प्रभाव था, इसके बारे में यहाँ समझाया गया है। तो जल्दी इसको समझते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित नए प्रकार की भारतीय कला की प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति थी। क्या कह रहा है लेखक कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित एवं नए प्रकार की भारतीय कला प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति थी। इस नवीन कला आंदोलन ने अपना शुरुआती अभिप्रेरण उदीयमान राष्ट्रवाद से ग्रहण किया। नंदलाल बोस एवं राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इन नवीन कला के रूप में प्रतिनिधि थे। राजा रवि वर्मा एक बहुत ही सुंदर कलाकार थे, उनके बारे में आपने सुना होगा। हैं अबिंद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हॉवेल एवं आनंद केंटिस कुमारस्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि इस नवीन कला रूप की चित्रकारी ने शुरुआती रूप से भारतीय प्रणाली, विज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया। ये भारत में आधुनिक कला आंदोलन के अध्ययन एवं कला इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब चलिए पाठ का सारांश, एक महत्वपूर्ण बोले जो पाठ का सारांश जरूर पढ़ना चाहिए। पाठ के सारांश से हमें पूरे पाठ में क्या बताया गया ये हमसे समझ में आया, सारांश पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो क्या बताया गया इसमें? आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत, पुरालेखी स्रोत। तो पुरालेख लोक एवं निजी आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यधिक मूल्यवान सामग्री का निर्माण करते हैं। भारत सरकार के पुरालेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि भारत सरकार के पुरालेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों को प्रदान करते हैं जो हैं। तीसरा बता रहा है कि 3 प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के पुरालेख विशेष रूप से बेहद उपयोगी हैं। चौथा बताया है कि न्यायिक अभिलेखों में अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसे कि ये न्यायिक अभिलेखों के पुरालेख का संग्रह करते हैं, जिसने भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत के तौर पर प्राप्त किया। जो भारत में न्यायिक प्रशासन की शुरुआत हुई आज़ादी के बाद, तो उसके स्रोत के तौर पे भी इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बताने की कोशिश किया यहाँ पे हैं। फिर आगे आता है निजी पुरालेख में व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी संग्रहालयों के पुरालेखी सामग्री ने आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी, विविध एवं व्यापक अभिलेख मुहैया कराए। 1947 के पूर्व से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस पाकिस्तान में उपलब्ध हैं। जीवनी, साहित्य एवं संस्मरण 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों एवं लोक सेवकों के वृत्तांतों ने समकालीन अवधि पर रोचक एवं अंतर्दृष्टि एवं उपयोगी सूचना प्रदान की है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं 1780 के दशक से औपनिवेशिक समयावधि के दौरान अवतरित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने तत्कालीन समाज के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वंदे मातरम, इंडियन सोशलिस्ट आपने पढ़ाया था मैंने कि ये लंदन में प्रकाशित किया था एक भारतीय ने ही, और वंदे मातरम को भी एक भारतीय ने पेरिस में, ये तलवार को भी बर्लिन में, एवं गदर को सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ पत्र विदेशों में प्रकाशित हुए। मौखिक प्रमाण एवं आंकड़ों ने इतिहासकारों एवं लेखकों को उनके विषय की सीमाओं को व्यापक रूप से करने में मदद की। यद्यपि इन मौखिक स्रोतों में प्रामाणिकता का अभाव प्रतीत होता है और इनका कालक्रम अस्पष्ट है। सृजनात्मक साहित्य के नए रूप जो पश्चिमी साहित्य के प्रभावाधीन
और औपनिवेशिक काल के दौरान उदित हुआ ने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य प्रतिबिंबित किया। यहाँ ही सृजनात्मक साहित्य के बारे में बताया लेखक ने कि जो सृजनात्मक साहित्य था उस साहित्य के रूप में जो पश्चिमी साहित्य के प्रभावाधीन औपनिवेशिक काल के दौरान उदित हुआ, इसने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य प्रतिबिंबित किया, मतलब दिखाया, एक इमेज के रूप में दिखाया है। फिर लघु कहानियों के विभिन्न लेखकों ने औपनिवेशिक काल में विभिन्न पहलुओं को प्रकट किया। चित्रकला ने क्या किया ये देखते हैं। चित्रकला औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स चित्रकला का महत्वपूर्ण संस्थान था, जिसने समकालीन समय के दृश्य चित्रों को प्रदान किया। 1857 के महान विद्रोह की कुछ यूरोपीय चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 के पश्चात चित्रकला के क्षेत्र में कई नवीन विकास हुए और भारतीय कला में नवीन प्रकृति का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जो विशेषताओं में राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति था। तो इस तरह हमने आधुनिक भारत के प्रमुख स्रोत क्या थे इसके बारे में आज हमने पढ़ा। कल हम आधुनिक भारत के प्रमुख उपागम क्या थे इसके बारे में पढ़ेंगे, जो इसका दूसरा अध्याय है आधुनिक भारत के प्रमुख उपागम, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है, तो आप उसका PDF भी ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।